हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर। तो जो आपका एग्जाम होने वाला है और उसके लिए बहुत ही कम टाइम मिला है। आपका जो एग्जाम है वो फरवरी एंड और मार्च में शुरुआत में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। तो जो आपकी परीक्षा ये है, जो आपकी ऑनलाइन बेसिस पर आपकी परीक्षा होगी, उसी के साथ ही आपको इसके लिए बहुत ही कम टाइम मिला है, बहुत कम टाइम मिला है। उस कम टाइम को देखते हुए आप जितने से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, उतना आपके लिए फायदा होगा। और वैसे भी इसका जो आपका सिलेबस है वो आपका बीपीएससी ट्री 1 और 2 के मिनिमम सिलेबस है, यानी जो जैसे उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे वैसे ही इसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। भाषा से आपके 30 क्वेश्चन होंगे, सामान्य से आपके 40 होंगे और जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल आपका 150 नंबर का पेपर होगा। तो हम उसी संबंध में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे, डेली आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर सकें और अपना एग्जाम क्लियर कर सकें। क्योंकि आपको एक पासिंग मार्किंग ही चाहिए, यानी कि जो जनरल वाले हैं उन्हें 60 नंबर मात्र चाहिए। तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है कि आपको हर हालत में पास होना है। एक तो कंप्यूटर पर आपका एग्जाम हो रहा है तो उसके लिए भी आपको टेंशन होगी, पर कोई नहीं, हम डेली मॉक टेस्ट करेंगे, इतने मॉक टेस्ट कर लेंगे 30 दिन के अंदर कि आपका एग्जाम चुटकियों में ही निकल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले मॉक टेस्ट की ओर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। ये हमारा जो भाषा अहर्ता से संबंधित है, जिसमें 30 प्रश्न हैं इंग्लिश और हिंदी के। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मैस्कुलिन ऑफ काउ फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। तो इसका जो आंसर आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, आई गॉट इट रॉन्ग, इट वाजंट द रेड वन बट द ब्लू वन, विच वर्ड इन द above सेंटेंस इज यूज्ड एज ए कंजक्शन। इसमें हमें एकदम अप्रोप्रिएट कंजक्शन हमें बताना है, कौन सा कंजक्शन इसमें यूज होगा। तो इसमें कौन सा कंजक्शन है, तो इसमें जो वट लगा है BUT वट, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका इसमें। तो थर्ड क्वेश्चन जो होगा उसमें आपका आंसर जो रहेगा, थर्ड क्वेश्चन है, मिस्टर मोहन इज अवर इंग्लिश टीचर, ही इज़ नाइस बट आई नेवर नो व्हाट ही इज़ टॉकिंग। वो अच्छे हैं लेकिन मैं नहीं जानता वो क्या कहते हैं। तो इसमें जो एकदम अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन यूज कौन सा होगा, तो इसमें आप प्रपोजिशन कौन सा लगेगा, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा, जैसे ऑफ है, ऑन है, अबाउट है, जो इसमें करेक्ट प्रपोजिशन होगा वो आपका ऑप्शन थर्ड अबाउट हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अबाउट। तो टॉकिंग के बाद इसका प्रपोजिशन आपका अबाउट लग जाएगा। ऑप्शन थर्ड का आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहेगा हमारा इसमें फोर्थ, कि विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ अम्यूजिंग। तो अम्यूजिंग का अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो अम्यूजिंग हो गया एक मज़ेदार, तो इसका क्या होगा अपोजिट वर्ड, मज़ेदार का बोरिंग। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बोरिंग, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा, कि ए बाउंस ऑफ फ्लावर अरेंज्ड इन एन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड ए एन। तो जो फ्लावरों का जो अट्रैक्टिव एकदम देखने में बहुत सुंदर लगता है, गुलदस्ता टाइप का, तो उसका जो अरेंज किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम, इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठवां, जिसमें आपसे बॉय, मैन, अंकल, फायरमैन, ग्रैंडफादर बिलोंग टू। तो ये आपको दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं, तो ये कैसे जेंडर के हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर, क्योंकि ये सभी पुल्लिंग जेंडर हैं। कैसे हैं, पुल्लिंग है। आगे चलेंगे। सेवंथ क्वेश्चन है आपका, कि चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ह्यूमन। ह्यूमन का सेम वर्ड कौन सा है इसमें, इन ह्यूमन या क्रूल या काइंड। तो इसका ह्यूमन का जो सेम मीन्स हो जाएगा वो हो जाएगा काइंड। काइंड मीन्स दयालु। ठीक है, तो ये सेवंथ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। आठवां क्वेश्चन है आपका इसी में, कि हैव ट्रस्ट डैश गॉड एंड डू द राइट। तो इसमें हमें करेक्ट प्रपोजिशन बताना है। तो इसमें करेक्ट प्रपोजिशन क्या होगा आपका, इन, फॉर या टू। तो इसका करेक्ट प्रपोजिशन क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा इन। क्या हो जाएगा, आई हैव ट्रस्ट इन गॉड एंड डू। इन आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम हिंदी के पोर्शन पर चलेंगे। हमने इंग्लिश के पोर्शन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हिंदी में पहले ही आपका पैराग्राफ दिया गया है, 9 से 10 तक इसकी पैराग्राफ से संबंधित ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी में। तो इसका जो आपका पैराग्राफ है उसी से संबंधित हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका इसमें 9वां क्वेश्चन है, कि सर्दी के दिनों में कैंप
टॉम कनेडी को अच्छे क्यों लगते हैं? जो टॉम कनेडी हैं उसे सर्दियों के दिन में कैंप क्यों अच्छे लगते हैं? तो उसे सर्दियों के दिन में जो कैंप हैं वो अच्छे लगते हैं क्योंकि, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, पिकनिक के समान होने के कारण उसे अच्छे लगते हैं। क्योंकि ये ऑप्शन जो आपका पैराग्राफ है उसी में से ही हमने आपको आंसर इसका बताया है। और वैसे भी आपके एग्जाम में अगर एक पैराग्राफ दिया जाता है तो जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो पैराग्राफ से ही देने होते हैं। अब है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां कि इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक होगा। तो इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? कर्तव्य होगा या शरदकालीन दौर का मजा, निरीक्षण कार्य, या फिर एक से अधिक, या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा शरदकालीन दौर का मजा, क्योंकि सर्दियों से संबंधित है तो इसका शीर्षक भी आपका शरदकालीन दौर का मजा हो जाएगा, करेक्ट एकदम हो जाएगा। आगे है 11वां क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? हासिल मीन्स किसी चीज को हासिल कर लेना या प्राप्त कर लेना, और गवाना इसका हो जाएगा विलोम शब्द, तो क्योंकि ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा तो हासिल का क्या हो जाएगा? गवाना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है? तो जो मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसकी काव्य पंक्ति है? सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा महादेवी वर्मा। और सुमित्रा नंदन पंत इसमें हमेशा को आपका जो बोर्ड है उसने ये दोनों ही आंसर करेक्ट बताए हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली, तो ये जो पंक्तियां हैं ये आपके महादेवी वर्मा की हैं। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन है आपका कि स्पर्शजन्य बीमारी के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द होगा? यानी कि जैसे छूने से जो बीमारी होती हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रामक, यानी कि आपका ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? पंख, पत्थर या प्रकट? तो जो प्रकट है वो आपका तद्भव है, ना कि तत्सम, तो आंसर यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है 15वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें से मिश्र वाक्य आपका कौन सा है? तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं उसे कर्नाटक चला जाता। अगर मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता, तो ये जो वाक्य है आपका मिश्र वाक्य है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो एक दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। तो मुहावरे का अर्थ बताना है इसमें, तो ये है आपका अंत बिगाड़ना। तो अंत बिगाड़ना का क्या हो जाएगा? निंदा करना या कुछ भी ध्यान ना देना या परिणाम खराब करना। तो अंत बिगाड़ना या कि परिणाम खराब करना। तो इसका जो आंसर भी आपका होगा वो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है, परिणाम खराब करना। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन कि वह रोज देर से उठता है। इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? वह रोज देर से उठता है, तो तात्कालिक, सामान्य, वर्तमान, संदिग्ध। तो इसका ऑप्शन भी आपका करेक्ट, तीसरा क्वेश्चन आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहेंगे? तो उसे आपकी सकर्मक क्रिया कहेंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकार से संबंधित कि अलंकार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन आपका सही है? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर इसके करेक्ट है। ठीक है, आगे चलेंगे कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्मरण, वांग्य, व्याख्या। तो इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो जो व्याख्या है, व्याख्या की जाती है, ये तो नहीं कहेंगे कि व्याख्या की जाता है, तो व्याख्या की जाती है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है कि गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? गाड़ी वाला, तो बाला जो है वो इसका करेक्ट प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे हम 22वां क्वेश्चन पर। 22 क्वेश्चन है आपका कि अंकुश ना मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका क्या होगा? ना डरना। क्या? अंकुश ना मारना, ना डरना। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां कि सर्वोपरि का संधि विच्छेद क्या होगा? सर्वोपरि क्या होगा? सर्व ऊपरी, सब कुछ है वो ऊपरी है, तो सर्वधन ऊपरी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अल्प विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। तो इनमें से अल्प विराम कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, तो कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा जो अल्प विराम है, हल्का सा विराम लिया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे। कॉमा को ही आपका अल्प विराम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वां क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है।
यहाँ पर प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। तो यह जो वाक्य है वो किस प्रकार का वाक्य है? संकेत, निषेध या विधान। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास होता है? तो वह किस प्रकार का समास होता है ये हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन दूसरे पर है। और हम सेकंड भाग आपका सामान्य अध्ययन का आएगा जो कि 31 से है और सामान्य अध्ययन के आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, और भाषा के 30, सामान्य अध्ययन के 40, और जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे आपके क्वेश्चन 80 क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। तो जो नेक्स्ट पहले क्वेश्चन था आपका, अब सामान्य अध्ययन में आपका 40वां क्वेश्चन है कि ऑर्गन का उपयोग सामान्यतः तापतीय प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है क्योंकि आर्गन है। तो आर्गन कैसी है? अक्रिय गैस है। तो ऑप्शन तीसरा आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो जो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था तो वो क्या था? इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। तो ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें आपका 43, 42 आपका आंसर है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो अंतनाग या किसतवाड़ या डोटा, तो कहाँ पर है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा किसतवाड़। क्या? किसतवाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलेंगे जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है आपका 43 कि अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण से अत्यधिक दूषित होता है। तो वातावरण से क्या? SO2 और NO2 जब से ज़्यादा दूषित होता है तो अम्ल वर्षा आपकी होती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 44वां क्वेश्चन है आपका कि पाक जलमंडरू किन दो स्थलाकृतियों को एक दूसरे से पृथक करता है? जो पाक जलमंडरू है वो किन्हें किन्हें अलग करता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 3, 4, 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा भारत और श्रीलंका को आपका पाक जलमंडरू अलग करता है। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व पौधों को मिट्टी से प्राप्त होते हैं? तो पौधों को मिट्टी से क्या प्राप्त होता है? तो नाइट्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है, मिट्टी से पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका 46वां क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिक है? तो वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या किस में अधिक है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा सबसे अधिक कितनी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यूपी। क्या होगा? यूपी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा है आपकी लोकसभा सीटों की संख्या कहाँ पर ज़्यादा है? तो यूपी में ज़्यादा है। और साथ ही जो आपकी फ्रेंड्स जो आपकी इसकी करंट में आपके जो क्वेश्चन आएंगे करंट की, वो भी 10 से 12 क्वेश्चन आपके करंट में सामान्य अध्ययन में पूछे जाएंगे। जो 40 क्वेश्चन है उनमें से आप ऐसे मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन आपके करंट के ही पूछे जाएंगे, 10-12 क्वेश्चन आपके करंट के होंगे। और साथ ही आपको जो आपकी GS है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिहार के भी उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका जो 46 है इसका तो आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो गया। और आप करंट भी साथ ही साथ में देखते चलिएगा क्योंकि एक तो आपका ऑनलाइन पेपर है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 47 क्वेश्चन है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों में से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, अमोनिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अमोनिया। नेक्स्ट है आपका इसमें 48 कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाता है? तो किस में होते हैं? तो अनावृतबीजी या टेरिफोटाइट या आवृतबीजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आवृतबीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 49 कि इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? तो इनमें से कौन सा है जो कि असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक, छऊ, सत्रिया नृत्य। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो आपका सत्रिया नृत्य है वो आपका इस असम का पारंपरिक नृत्य है। नेक्स्ट है आपका 50वां क्वेश्चन कि धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है तो किसमें? तो ये सिर्फ और सिर्फ केवल आपका लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो 50 का आंसर हो गया आपका पहला। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे आपका कि ये तो इसका तो हो गया आपका केवल लोकसभा में। फिर है 51वां कि फॉर्मेलिहाइड का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? तो इत्र में। जो सेंट होती है उसमें आपका फॉर्मेलाइहाइड का प्रयोग किया
जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका है क्वेश्चन 52 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। तो कौन सा है? अनुच्छेद 56 आपका राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। नेक्स्ट है 53 कि कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और किसके अनुयायी बन गए थे? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या वैद्य? तो वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। तो इसका आंसर जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट रहेगा, बौद्ध धर्म। क्योंकि जो आपका कलिंग युद्ध हुआ था तो इसमें इतना भीषण नरसंहार हुआ था कि इतना भीषण नरसंहार देखकर जो सम्राट अशोक थे उनका जो हृदय था वो बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का है? तो कौन सा है? तो गोमती, ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट पर हम चलेंगे 55 क्वेश्चन है आपका कि कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जो कैपिटल एंड ग्रोथ नामक जो पुस्तक है वो आपकी जॉन हिक्स ने लिखी है। ऑप्शन तीसरा आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 56 की आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति करता है? तो हरे रंग के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? बेरियम, सोडियम या सोना? तो जो आपका बेरियम होता है वो हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा? बेरियम। तो 56 का आपका पहला सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर कि भारत की पहली संशोधित दवा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई थी। तो कौन सी की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा जो भारत की जो पहली है संश्लेषित दवा है वैज्ञानिक और औद्योगिक सी। तो ये जो आपकी है वो मैथाक्वालोन है। कौन सी है? मैथाक्वालोन है, विकसित की गई थी। तो 57 का आपका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा मैथाक्वालन। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 58 पर कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम क्या था? तो इसका आंदोलन का नाम क्या था? तो वो था ग्रीन गुड डीड। क्या था नाम? ग्रीन गुड डीड। नेक्स्ट है आपका 59 कि किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था? तो किसको कहा गया था? तो अवध को कहा गया था। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन ए है B+ या AB+ या A+। तो जो आपका शब्दग्राही जो ब्लड ग्रुप है वो आपका हो जाएगा AB+। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम या फिर फिरोज शाह मेहता? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2 A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है आपका 62 कि भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम क्या है? तो कौशल विकास कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास। नेक्स्ट है 63 कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम किसने चित्रित किया था? तो किसने किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका पेंटिंग जो बनाई गई थी वो 1858 में बनाई गई थी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टाइगर रिजर्व है? तो इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है एक? तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका एक टाइगर रिजर्व है। तो 64 का आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये इनमें से कोई सा आंसर नहीं है, क्योंकि जो गार्डविन ऑस्टिन है K2 आपकी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66वां कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज्य की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? तो स्वराज्य की प्राप्ति का आह्वान किस में किया गया था? तो 1904, 1902, 1909। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कोई सा नहीं, क्योंकि जो इसका आंसर है वो है 1906। अधिवेशन में जो स्वराज्य की प्राप्ति का आह्वान किया गया था वो 1906 में किया गया था। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 में आपसे पूछा गया है
कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाओं को किस देश से अपनाया गया है? तो किस देश से अपनाया गया है? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि थुम्बा को रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल के रूप में किसकी उपस्थिति के कारण चुना गया है? तो किसकी उपस्थिति के कारण चुना गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आपके अब स्टार्ट हो जाएंगे। तो 71वां क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की है? तो 1932 में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा, इसमें पूछा है कि बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर पुर्तगाली। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी स्थापित की थी। नेक्स्ट है 72वां क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम क्या है? तो इसका जो आंसर होगा, पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। तो ऑप्शन यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन पर विचार करना है कि सभी शिलालेखों में केवल लिपियां हैं, शिलालेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण हैं, नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। 69 क्वेश्चन है आपका कि भारतीय छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव नवाचार बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक ATL प्रयोगशाला शुरू की है। तो जो ATL है उसका फुल फॉर्म क्या है? अटल टिंकरिंग लैब या फिर अप्लाइड टेक्नो लैब। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अटल वाला। ठीक है। फिर 76वां क्वेश्चन है आपका कि चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ पर है? तो वो आपकी अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह स्थित है अजमेर में। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट है 74 की गांव आधारित उद्योगों की व्यापक दृष्टि वाली पुस्तक हिंद स्वराज्य किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज्य पुस्तक नामक किसने लिखी थी? तो ये आपकी महात्मा गांधी ने लिखी थी। नेक्स्ट है 75वां कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या है? तो वो आपकी हंटर कमीशन है। नेक्स्ट है 76 कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में आरंभ हुआ था? तो ये अगस्त में आरंभ हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट है कि मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो जो गांधार शैली है वो आपकी भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 78 है कि सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी थी? तो जो सर टॉमस रे थे उन्होंने भारत में जहांगीर से अनुमति मांगी थी भारत में व्यापार करने के लिए। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे 79 पर। 79 क्वेश्चन होगा आपका, जो जहांगीर थे, जो सर टॉमस रो थे जहांगीर के शासनकाल में आए थे और कब आए थे? तो 1615 में आए थे, तभी उन्हें अनुमति मिली थी। 79 है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान का एक विशेषता है। तो अष्टप्रधान की एक प्रधान विशेषता क्या है? तो जो इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। कैसे थे? ब्राह्मण होते थे, ये एक विशेष विशेषता थी। 80वां क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे। कौन थे इसकी संस्थापक अध्यक्ष? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक या अध्यक्ष आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है। और इसकी स्थापना आपकी 1876 में हुई थी। आगे हम चलेंगे कि यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई थी? तो यूरोप कौन से देश था वो? तो इंग्लैंड था, जहां पर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे वो किस वंश के थे? तो वो सातवाहन वंश के थे। नेक्स्ट है 83 कि आगरा शहर का निर्माण करवाया था। तो आगरा शहर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर का निर्माण कराया था। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और
1504 में आगरा शहर का निर्माण कराया था सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84 कि 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम है। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था आपका विद्रोह? रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर, जिसका जो आंसर है आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 85 पर कि किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो वह कौन से गवर्नर जनरल थे जब सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, आगे हम चलेंगे 86 पर। तो 86 जो क्वेश्चन है आपका 86 क्वेश्चन, और जो आपके जो सती प्रथा था वो उसमें 1828 में अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे कि 86 है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है हमें आपस में। तो इसमें मेगास्थनीज है, तो मेगास्थनीज कौन से उससे संबंधित है? तो मौर्य वंश सिफाहियान, गुप्त वंश ह्वेनसांग, पुष्यभूति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है 87 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य सही कथन को चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका तीसरा हो जाएगा, बुद्ध और महावीर दोनों ही आप जो आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 कि मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? जो मास्टर दा के से विख्यात थे तो वो थे आपकी सूर्यसेन। नेक्स्ट है 89 कि मथुरा कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपका? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा दूसरा और तीसरा आपका सही है। तो आपका जो दूसरा तीसरा यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम 90 क्वेश्चन है आपका कि जब इब्न बतूता भारत आया तो उस समय भारत का शासक कौन था? तो उस समय आपके मोहम्मद बिन तुगलक भारत के शासक थे। 91 क्वेश्चन है आपका कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों पर विचार करना है और सही आंसर आपको बताना है। तो कौन सा उससे संबंधित सही था? तो दूसरा आपका एकदम करेक्ट है, बाकी का इतना करेक्ट नहीं है, तो केवल दूसरा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन तीसरा आपका सही है। आगे बढ़ेंगे 92 कि बाबर एवं राणा सांगा के बीच युद्ध को कहा जाता है। जब बाबर और राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ था उसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे और ये जो युद्ध था आपका 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें तो कम हो रहा है तो के विषय में गलत है। ठीक है, तो ये किसके विषय में गलत है? राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से। तो इसका जो आपका आंसर होगा दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 कि निम्नलिखित कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? तो कौन सा था? तो वो आपके समुद्रगुप्त थे जो एक कुशल संगीतज्ञ भी थे। आगे है आपका 95 कि निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम में सजाइए। तो राजवंशों को सही कालक्रम में सजाइए, तो इसका क्या हो जाएगा? सातवाहन, मौर्य वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश। तो मौर्य वंश आपका पहला हो गया, फिर उसके बाद सातवाहन, फिर कुषाण, फिर गुप्त। तो आपका आंसर क्या होगा? बा, शाह, आदा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 96 कि ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी क्यों थी? जो किलेबंदियों की जो मजबूत किलेबंदी की जाती थी वो क्यों? तो शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करते थे। तो ऑप्शन दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। 97 है कि गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? तो कौन सा मुख्य कारण था? तो वो था उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। लोथल, रोपड़, राखीगढ़ा और कालीबंगा, तो इन्हें आपस में मिलान करना है कौन सा किससे संबंधित है। तो जो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा, तो लोथल किससे है? तो लोथल जो आपका है वो गुजरात में है, रोपड़ आपका पंजाब में है और जो राखीगढ़ी है वो आपका हरियाणा में और कालीबंगा राजस्थान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 99 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा। तो इनमें देखना है, उसके बाद हमें कूट में से इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा दूसरा सही है आपका, और पहला सही है, और तीसरा सही है आपका। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा पहला और दूसरा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें आपस में मिलान करना है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जो ब्रह्मचर्य है वो जन्म से 25 वर्ष होता है, और गृहस्थ आपका 25 से 50, वानप्रस्थ आपका 50 से 75 और संन्यास 75 से 100। तो इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा आपका सही होगा। जो ऑप्शन तीसरा है वो सही हो जाएगा, क्योंकि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा करेक्ट है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, बाकी वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं, क्योंकि। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो एक से अधिक आंसर आपके सही होंगे। ठीक है, एक से अधिक आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि जो आपके कच्चे संघनन केंद्र होते हैं अवशोषण करते हैं, और इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने की संघनन व प्रक्रिया होती है। तो एक से अधिक इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102 क्वेश्चन है कि दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? जो दो समांतर बीच के उठा हुआ भाग होता है उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट पर हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वो कब चलती हैं? तो जून से सितंबर माह तक आपकी चलती हैं। नेक्स्ट है 104 की निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो वो है आपका सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। ठीक है, आगे है 105 कि जब जहाज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तिथि होती है, तो उसकी तिथि एक दिन बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि जो आपका जो जहाज है वो जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर जब पार करेगा तो उसका एक दिन बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? एक दिन आपका बढ़ जाता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। इसमें आपको हम क्लियरली बता देते हैं कि ये आपकी 180 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो गई, और हमें पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है। नेक्स्ट है आपका 106 है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। खेतड़ी, तांबा, नवेली, लिग्नाइट, जादूगोड़ा लोहा, केंद्रमुख यूरेनियम। तो इसका क्या होगा? जो जादूगोड़ा है उसका यूरेनियम हो गया, केंद्रमुख का लोहा। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, पहला जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। फिर है 107वां क्वेश्चन कि चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? तो चूना पत्थर में। नेक्स्ट है आपका 108 कि बिहार राज्य किन देशांतरों के बीच अवस्थित है? तो वो आपका लगभग 83 से 88 पूर्व तक आपका स्थित है। 109 क्वेश्चन है कि किस जनगणना में भारत की जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? जो वृद्धि हुई थी वो आपकी ऋणात्मक हुई थी, तो 1921 में। ठीक है, 1921 में आपकी जनसंख्या की वृद्धि ऋणात्मक थी। 110 क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो वो है आपका विशाखापत्तनम और मुरमुरगांव। नेक्स्ट 111 कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो जिसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा वेनेजुएला, जो आपका है पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है 112 कि भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपके कथन आपके ऑप्शन सेकंड पेज पर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 113 कि निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? तो हमें इसमें गलत युग्म बताना है। तो जो आपका इथोपिया है सुबह, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन तीसरा आपका इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इथोपिया शोभा है उसका आदिस, जो आदिस है वो उसकी राजधानी है। ठीक है, आदिस। आगे हम बढ़ेंगे 114 क्वेश्चन पर। तो 114 क्वेश्चन है कि कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है? तो कैस्पियन झील या सागर कहाँ? तो ये कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में आपकी अवस्थित है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर कि भूमध्य सागरीय जलवायु
जो समुद्री जलवायु की विशेषता क्या होती है, तो ये शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र सर्दियां होती हैं, इसकी जो विशेषता है। नेक्स्ट 116 कि दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयतान कब होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म आयनात कब होता है, तो वो आपका होता है 22 दिसंबर को। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो दक्षिण गोल ग्रीष्म आयनात है, तो ये आपकी सेंटर में आपकी रेखा हो जाती है, तो ये आपका हो जाता है ग्रीष्म आयनात। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका 22 दिसंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 117 कि समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। 118वां क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदी में गिरती हैं, तो वो कौन सी हो जाएंगी, तो जो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा गटक, कमला और बागमती। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। 119वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी भारत के पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, तो जो जमशेदपुर है उसे 1960 से पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जमशेदपुर को। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 120 कि उत्तरी गोलार्ध में फेरेल के नियम के कारण पवनें विक्षेपित होती हैं, तो विक्षेपित होती हैं किधर से किधर विक्षेपित होती हैं, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका होगा कि जो इसकी जो हवाएं हैं वो इसके दाईं ओर से विक्षेपित होती हैं। किसे? दाईं ओर से विक्षेपित होती हैं, तो इसका आंसर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 121वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए। कैसी? वैयक्तिक आय, निजी आय, प्रोज्य आय, राष्ट्रीय आय। तो इसका सही क्रम हमें बताना है, तो ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 122 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से क्या केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है, तो वो है आपका ब्याज भुगतान। आगे है आपका 123 क्वेश्चन कि बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसर चमत्कार तक देती है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, IIT। नेक्स्ट है आपका 124वां क्वेश्चन कि साधारणतः है किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है जहां प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो, तो पहला आंसर इसका सही है। 125वां क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है, तो मिलान में हम देखेंगे कि कौन सा आपका सही हो रहा है। तो पहला है आपका इंद्रावती, तो इंद्रावती हो जाएगा छत्तीसगढ़, तो ए का 4 यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, दूसरे का दूसरा और चौथे का पहला। नेक्स्ट है आपका 126वां क्वेश्चन जिसमें कथन दिए गए हैं और कथन के हिसाब से हमें आंसर बताना है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं या हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 127वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपकी सूची दी गई है, पहला और दूसरी सूची है जिसे हमें आपस में मिलाना है। तो रेलवे उपकरण कहाँ पर बनाए जाते हैं, मोटर वाहन कहाँ पर, पोत निर्माण कहाँ पर और साइकिल के लिए कौन सा उद्योग कहाँ पर होता है, तो इसमें जो आपका पहला रहेगा, तो पहला आपका जो है रेलवे उपकरण वो भिलाई में, कहाँ पर, भिलाई में, मोटर वाहन जबलपुर में, पोत निर्माण आपके कोच्चि में और साइकिल आपकी लुधियाना प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 128वां कि पारितंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है हमें बताना है, नेगेटिव आंसर हमें बताना है, तो इसका आंसर आपका तीसरा सही हो जाएगा, जलमंडल के पारितंत्र में शामिल नहीं होता है, तो ये आपका जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 129वां क्वेश्चन जिसमें हमें कथन दिए गए हैं और कथन के से ही हमें आंसर देना है, तो इसका जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा आंसर करेक्ट है। 130 क्वेश्चन है आपका
इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि गेहूं के लिए 100 से जो इसमें पानी दिया गया है वो गलत आंसर हमें बताना है। तो इसमें जो आपका गलत होगा तो क्या होगा गलत, गेहूं के लिए 100 से 150 या गेहूं और रबी की फसल के लिए तो पहला ही आपका कल क्लियर हो जाएगा कि गेहूं में इतना ज़्यादा पानी नहीं लगता है, यही आपका गलत है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्योंकि जो गेहूं है वो 50 से 70-75 के समथिंग में आपका पानी लगता है, इतना नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्याय प्रणाली की जो अवधारणा का सार कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका यूएस से लिया गया है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का, तो ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा, गणतंत्री, संघीय और प्रजातंत्री। नेक्स्ट 133वां क्वेश्चन कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट है आपका 134 कि किसकी देख रेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा जिलाधीश। किसकी देख रेख में, जिलाधीश की देख रेख में। नेक्स्ट है 135वां क्वेश्चन कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित रिट किसके द्वारा जारी होती है, तो केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती है। आगे है आपका 136वां क्वेश्चन कि मुख्य लेखा अधिकारी किसके आय व्यय की जांच करते हैं, तो वो आपके करते हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार या नगर निगम, तो वो आपके करते हैं नगर निगम की करते हैं देखरेख। नेक्स्ट है 137वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, तो वो है आपका 44वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ेंगे हम कि 138वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में हमसे पूछा गया है, तो इसे हम कथन दिए गए हैं उसके हिसाब से हमें इसका आंसर सही बताना है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा सही कथन आपका जो है कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, या फिर और तीसरा आपका सही है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए और सी, यानी कि केवल ए और सी, तो ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल ए और सी। आगे हम नेक्स्ट है कि भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा लोकतंत्र। क्या होगा, लोकतंत्र आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 140 कि कल्याणकारी राज्य का समर्थन कौन करता है, तो वो आपके कौन हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे हम बढ़ेंगे 141 की निम्नलिखित में से किस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कानून और व्यवस्था के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। 142वां क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए, तो 2 बार होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है, तो द्विदलीय पद्धति। ठीक है, 144वां क्वेश्चन है कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है, तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है, तो राज्य है। आगे है 145वां क्वेश्चन कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था, तो अशोक मेहता समिति का था। नेक्स्ट है 146वां क्वेश्चन की सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता, तो ये विचार किसके, तो जवाहरलाल नेहरू के ये विचार थे। आगे है आपका क्वेश्चन 47 वाला कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था, तो वो आपकी थी मंत्रिमंडलीय मिशन की योजना थी आपकी। नेक्स्ट है 48 की लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका जो विचार है आपका, तो ये ऑप्शन 3 है कि इनमें से लोगों का निर्वाचन सरकार का गठन होता है, सही है। लोकतंत्र प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 49 कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है, तो कौन सा है, विकासवादी सिद्धांत। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रैक्टिस सेट का 150 वाला जो क्वेश्चन है आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार
कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, हमें ऊपर से ही देख के बताना है कि क्या इसका सही है आंसर। तो इसका दूसरा सही है और तीसरा, तो इसका आंसर बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने जो सक्षमता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज हमने बना दी है, और आप देख सकते हैं ये जो टेस्ट सीरीज है वो 6 to 8 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे उतने ही आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।